प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई योगी सरकार ने आज अपने 6 महीने पूरे कर लिए हैं और अब वक्त है समझने का कि 6 महीने में यूपी ने आखिर वाकई में इस नई सरकार के कार्यकाल के दौरान क्या खोया, क्या पाया। योगी सरकार कितनी असरदार रही। एक दिन पहले योगी सरकार ने पिछली सरकारों के कामकाज का श्वेत पत्र जारी किया और अब सुनिए यूपी सरकार के कामकाज की कहानी खुद सीएम योगी की जुबानी। मार्च 2017 के पहले निवेश फ्रेंडली माहौल नहीं था। इन 6 महीनों में एक भी दंगा नहीं हुआ। आज आम जनमानस इस बात को लेकर विश्वास कर सकती है कि हम सुरक्षित हैं। दावों की भरमार है और वादे बेशुमार है। तय जनता को करना है कि यूपी सरकार कितनी असरदार है। अपने 6 महीने के रिपोर्ट कार्ड के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब सामने आए तो हर उस सवाल का जवाब देने की कोशिश की जिसे विपक्ष बड़ा मुद्दा बनाने की फिराक में रहा है। कानून व्यवस्था से लेकर किसान, रोजगार और सड़क तक अपनी सरकार की पीठ थपथपाई। योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन किया गया और भूमाफियाओं की 35 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। अवैध कब्जे वाली 1000 हेक्टेयर जमीन को दोबारा सरकार के नियंत्रण में लिया जा रहा है। तो दूसरी ओर किसानों के लिए भी बड़े कदम उठाए गए हैं। 86 लाख किसानों के फसली ऋण को माफ करने की कार्रवाई तो हम लोगों ने की ही। पहली बार प्रदेश के अंदर गेहूं के किसानों, गेहूं की पैदावार करने वाले किसानों की उपज का रिकॉर्ड रूप से प्रदेश की सरकार ने उनका क्रय किया। आलू के लिए पहली बार प्रदेश में समर्थन मूल्य घोषित हुआ। गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का लगभग 95% से अधिक गन्ना मूल्य का भुगतान हो चुका है और नया सीजन प्रारंभ होने के पहले हम लोग उस पूरे 100% गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य भुगतान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। ये 1994 से स्थिति चली आ रही थी। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर प्रत्येक किसान को ट्यूबवेल के कनेक्शन देने की एक व्यवस्था प्रारंभ की कि किसान को बिजली का बिल का भुगतान न करना पड़े। इसके लिए 10,000 सोलर पंप का वितरण इस दौरान हम लोगों ने किसानों को किया है। किसानों के लिए दावों और वादों की भरमार तो युवाओं को रोजगार का भरोसा। 6 महीनों के दौरान हम लोगों ने स्थिति पैदा की है कि 5,000 पुलिस सब इंस्पेक्टर के और 42,000 पुलिस कांस्टेबल की भर्ती की प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाने में सफल हुए हैं। ये प्रक्रिया बहुत तेजी के साथ बढ़ेगी और आने वाले 3 वर्ष के दौरान हम लोग प्रदेश के अंदर 1.5 लाख से अधिक पुलिस की जो खाली पद हैं इनको भरने में हम लोग सफल होंगे। अब तक हम लोग 6 लाख से अधिक नौजवानों के रजिस्ट्रेशन करके स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से उनके रोजगार और उनको स्वरोजगार के लिए हम लोग प्रेरित कर चुके हैं। हमारा लक्ष्य है कि इस वर्ष हम लोग इस संख्या को 10 लाख तक लेकर के जाएं। इतना ही नहीं, कई बार डेडलाइन बढ़ाने के बावजूद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गड्ढा मुक्त सड़कों का सपना दिखाने का ये मौका भी नहीं चूके। हमें विरासत में पिछली सरकारों के पापाचार और भ्रष्टाचार के कारण 1,21,000 किलोमीटर से अधिक सड़कें गड्ढा युक्त मिली थीं। हम लोगों ने पहले 100 दिनों में 80,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों को गड्ढा मुक्त किया और हमारी शेष कार्रवाई 1 अक्टूबर से प्रारंभ हो रही है। योगी आदित्यनाथ अपनी पीठ थपथपाते रहे तो साथ ही साथ विपक्ष को कटघरे में खड़ा करते नहीं थके। लखनऊ से विनोद मिश्रा के साथ टीम न्यूज़ नेशन। योगी सरकार किसानों के लिए बड़े बड़े दावे तो कर रही है, लेकिन कर्ज माफी की हकीकत की बात करें तो सरकार के दावों पर ही उल्टे सवाल खड़े कर रही है। आइए आपको दिखाते हैं कि आखिर किसान किस कदर परेशान है। ये यूपी में किसानों की कर्ज माफी की असली तस्वीर है। एक पैसे का कर्ज माफ करने वाले ये कागजात गवाही दे रहे हैं कि यूपी में कर्ज माफी के नाम पर क्या हो रहा है। मथुरा के रहने वाले किसान छिद्दीलाल पर 1.5 लाख रुपए का कर्ज था, लेकिन माफ हुआ सिर्फ 1 पैसा। हमारे ऊपर सर 1,55,000 रुपये कर्ज था
पंजाब नेशनल बैंक गोवर्धन से, और इसमें से हमारा 1 पैसा माफ़ किया गया है। या तो ये कर्मचारियों की गलती है या फिर योगी सरकार ने हमारे साथ मजाक किया है। सरकार के मंत्री से जब सवाल पूछा गया तो वो तकनीकी खामी बताकर पल्ला झाड़ते नजर आए। 10,000 से नीचे तक के जो ऋण माफी के केस है उनमें कोई प्रमाण पत्र इशू करने की आवश्यकता नहीं है। तो 10,000 से ऊपर के जो है जिनका ऋण माफ हुआ उनको प्रमाण पत्र देंगे। एक पैसा मिला है। मैंने कहा कुछ टेक्निकल दिक्कतें रही हैं, अब मानसिकता तो पुरानी चली आ रही है, तो बाय बदलवे में थोड़ा समय तो लगेगा। योगी जब सत्ता में आए थे तो पहली कैबिनेट बैठक में ही किसानों का 1 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करने का फैसला किया था, लेकिन अगर 1 पैसे का कर्ज माफ होगा तो सवाल भी खड़े होंगे। तो आप कर्ज माफी की बात करते हैं तो आपने कैसा कर्ज किसानों को माफ किया? 9 पैसे, 34 पैसे, 1 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए, 34 रुपए, 82 रुपए। आप गरीब किसान का मजाक उड़ा रहे हैं। तो आप कौन सी तरक्की की बात कर रहे हैं? आपने नया कौन सा काम किया है जो उत्तर प्रदेश तरक्की की तरफ जा रहा है? हाँ, जो हमारी मंत्रीगण साइड में पीछे सामने आ सकते हैं। सोमवार को सीएम योगी ने एक श्वेत पत्र जारी किया था जिसमें पिछली सरकार की नाकामियों को गिनाया गया था। यूपी में कर्ज माफी के अलावा भी कई मुद्दे हैं जिसे लेकर चुनाव से पहले बीजेपी ने बड़े बड़े वादे किए थे। सत्ता संभालने के बाद सीएम योगी ने ट्रेलर भी दिखाया, जिसका असर यह हुआ कि कानून व्यवस्था की तस्वीर थोड़ी बदली हुई नजर आई। योगी के सत्ता संभालने के बाद से 9 मई तक राज्य में कुल 729 हत्याएं, 803 बलात्कार, 60 डकैती, 799 लूट और 2682 अपहरण की घटनाएं हुई। हालांकि 20 मार्च से अब तक हुए 431 से ज्यादा एनकाउंटर में पुलिस ने 17 हिस्ट्री शीटर को ढेर किया और कुल 1106 बदमाशों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाया गया। आज पुलिस फ्रंट पर आकर के कार्य कर रही है। इन 6 महीनों के दौरान प्रदेश के अंदर भय का जो वातावरण था, इससे दूर करने में काफी हद तक हमें सफलता प्राप्त हुई। योगी राज में कानून व्यवस्था की हालत पहले के मुकाबले थोड़ी सुधरी है, लेकिन स्वास्थ्य, बिजली और सड़कों की हालत को लेकर अब भी बहुत कुछ करना बाकी है। इस बात को सरकार भी बखूबी समझती है। मथुरा से नितिन गौतम के साथ टीवी न्यूज़ नेशन। मनमोहन सरकार चली गई, मोदी सरकार आ गई और अब मंत्री भी बदल गए, लेकिन रेल पटरी पर चलने को ऐसा लगता है तैयार ही नहीं है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में महज 10 घंटे में एक ही जगह पर 2 रेलगाड़ियों के पहिए पटरी से उतर गए। रेलवे के अधिकारी जांच में जुटे हैं, लेकिन सवाल सबके बीच यही है कि आखिर रेलवे को कब तक यूं लापरवाहियों से निजात मिल सकेगी। हादसों की रेल सीतापुर में फेल, प्रभु गए पीयूष आए, लेकिन रेल के लिए अमृत कौन लाए? मंत्री बदले, हालात वही। महज 10 घंटे में एक ही जगह, एक ही ट्रैक पर एक ही तरह से 2 गाड़ियां डीरेल हो गई। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में सुबह सुबह मालगाड़ी के इंजन के 2 पहिए बेपटरी हो गए। ट्रेन डीरेल हुई तो हड़कंप मच गया। आनन फानन में अधिकारी मौके पर पहुंचे और लापरवाही की जांच भी शुरू हो गई है। कि अब कारण क्या है, ये तो आप विश्लेषण जो आपका लोकोमोटिव का है और ट्रैक का है, वो सारे पैरामीटर जांचने के बाद ही पता चलता है कि एग्जैक्टली एक कारण है कि संयुक्त कारण भी हो सकता है। तो ये इंक्वायरी के बाद ही पता चल पाएगा कि वास्तव में क्या कारण था। तो उसके बिना पहले कहीं ना कहीं कुछ चीज़ गड़बड़ है, बट 2-3 का कॉम्बिनेशन है कि एक चीज़ है ये पूरा इंक्वायरी, डिटेल मेजरमेंट और लोगों का स्टेटमेंट वगैरह इंक्वायरी के बाद ही पता चल सकता है। सवाल कहीं बड़ा है। सीतापुर में पुलिस लाइन रेलवे क्रॉसिंग के पास पहले बुढ़वल बालामाऊ पैसेंजर ट्रेन के इंजन के 2 पहिए पटरी से उतर गए। गनीमत रही कि हादसा बड़ा नहीं हुआ। अधिकारियों ने ट्रैक दुरुस्त करवाया, लेकिन 10 घंटे बाद ही उसी जगह मालगाड़ी के इंजन के पहिए फिर पटरी से उतर गए तो सवाल बड़ा हो गया। जरा सोचिए, इसी रास्ते 10 घंटे में 2 एक्सप्रेस ट्रेनें भी गुजरी और अगर उस वक्त ट्रेन डीरेल हो जाती तो फिर हालात कितने गंभीर हो सकते थे। कौन है जिम्मेदार और किसकी है लापरवाही? ये सवाल अब छोटे हो चले हैं। रेल हादसों को देखते हुए अब तो यही लगने लगा है जैसे मुसाफिरों की जान भगवान भरोसे ही है। 14 सितंबर को जम्मू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। 7 सितंबर को हावड़ा से जबलपुर जाने के दौरान सोनभद्र में शक्तिपुंज एक्सप्रेस के 7 डिब्बे पटरी से उतर गए। इसके बाद दिल्ली के शिवाजी ब्रिज के पास रांची राजधानी एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। 7 सितंबर को ही यूपी के फर्रुखाबाद फतेहगढ़ रेल लाइन की पटरी श्यामनगर के पास कटी मिली। बताया जाता है कि इस रास्ते तब तक 4 ट्रेनें गुजर चुकी थी। पीयूष गोयल के रेल मंत्री बनने के बाद हुए ये हादसे बेशक बेहद बड़े ना सही, लेकिन लापरवाहियों की कलई जरूर खोल देते हैं।
और ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि आखिर कब रेलवे को कोई संजीवनी मिल सकेगी, कब रेलवे का कायाकल्प होगा। सीतापुर से अभिषेक सिंह के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और मासूम प्रद्युम्न की मौत के बाद अब उसकी जांच भी सवालों के घेरे में है। प्रद्युम्न के पिता ने सीबीआई जांच में देरी पर सवाल उठाए हैं। वहीं सीबीएसई ने अपनी रिपोर्ट में रायन स्कूल की लापरवाही पर सवाल उठा दिए हैं और कहा है कि अगर स्कूल मैनेजमेंट सावधानी बरतता तो प्रद्युम्न की मौत टाली जा सकती थी। टाली जा सकती थी प्रद्युम्न की हत्या, बच सकती थी मासूम की जान अगर स्कूल मैनेजमेंट लापरवाही न बरतता और स्कूल में सुरक्षा के नियमों के साथ खिलवाड़ ना होता। ये बात कही है सीबीएसई ने अपनी रिपोर्ट में। सीबीएसई ने रायन स्कूल के मैनेजमेंट को कड़ी फटकार लगाते हुए नोटिस भी जारी किया है और पूछा है कि क्यों ना उनके स्कूल का लाइसेंस रद्द कर दिया जाए। बता दें कि 8 सितंबर को गुरुग्राम के रायन स्कूल में 7 साल के मासूम प्रद्युम्न की हत्या कर दी गई थी। मासूम की हत्या से पूरा देश हिल उठा और स्कूल में सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल भी उठे। सवाल प्रद्युम्न के पिता ने भी उठाए। मुझे ये उम्मीद थी कि सीएम साहब के अनाउंस करने के बाद इस पे क्विक एक्शन होगा और जल्दी से जल्दी सीबीआई इस पूरे मामले को अपने हैंडओवर में ले लेगी और इंक्वायरी स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन अभी तक इस मामले में कुछ ऐसा सामने नहीं आया मेरे। इस बीच हरियाणा के होम सेक्रेटरी ने प्रद्युम्न मर्डर केस की जांच सीबीआई से कराने के लिए केंद्र सरकार को औपचारिक पत्र लिखा है। वहीं प्रद्युम्न मर्डर केस में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के एक जज ने रायन स्कूल के मालिकों की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया, क्योंकि उनका कहना है कि वो रायन स्कूल के मालिकों के परिवार को पहले से जानते हैं। कोर्ट ने कहा, जज साहब ने कहा कि मैं इनको व्यक्तिगत तौर पे जानता हूं और लिहाजा मेरे लिए ठीक नहीं होगा प्रोप्राइटी के तहत कि मैं ये केस को सुनूं। उन्होंने इस केस को सुनने से मना कर दिया और इस केस को उन्होंने रोस्टर बेंच के पास भेजा है, जिस पर कल सुनवाई होगी। वहीं इस मर्डर केस का मुख्य आरोपी कंडक्टर अशोक कोर्ट के सामने अपने पहले के बयान से पलट गया और पुलिस पर उसे फंसाने का आरोप लगाया। फिलहाल कोर्ट ने आरोपी अशोक और रायन स्कूल के 2 अधिकारियों को 29 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। टीम न्यूज़ नेशन। प्रद्युम्न मर्डर केस में हालांकि सीबीआई जांच की रिकमेंडेशन कर दी गई है, लेकिन अभी जांच शुरू नहीं हुई है। लेकिन इस मामले में सीबीएसई की रिपोर्ट जरूर इस बीच आ गई है। सीबीएसई की रिपोर्ट में स्कूल मैनेजमेंट पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। प्रद्युम्न की हत्या को टाला जा सकता था, ये सवाल उठ रहा है। स्कूल के अधिकारियों कर्मचारियों ड्यूटी और जिम्मेदारी में कोताही बरतने का आरोप लगा है। प्रद्युम्न को खींचकर टॉयलेट में ले जाकर मर्डर किया गया होगा, ये कहा गया है। टॉयलेट की खिड़की में ग्रिल नहीं थी, यानी कि बाहर से भी कोई आ सकता था आसानी से। तो ये एक बड़ी चूक बताई जा रही है। स्कूल में बस स्टाफ के लिए अलग से टॉयलेट नहीं है। और अब बात फरार हनीप्रीत की करते हैं। गुरमीत राम रहीम की हनीप्रीत आखिर है कहां? पुलिस लंबे वक्त से उसकी जगह जगह तलाश में दबिश कर रही है, लेकिन अब जो खबर आ रही है उसके मुताबिक हनीप्रीत नेपाल में छिपी हुई है। नेपाल में हनीप्रीत हुलिया बदल कर रह रही है, इस तरह की खबरें मिल रही हैं। सर का एक भी कदम बिना वजह से नहीं होता, जितना मैं जानती हूँ। राम रहीम की सबसे बड़ी राजदार के बारे में बड़ा खुलासा। राम रहीम की हनीप्रीत को देखे जाने का दावा। तो क्या नेपाल में ही छुपी है हनीप्रीत? मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो गुरमीत के गुनाहों की संगनी यानी हनीप्रीत को भारत के पड़ोसी देश नेपाल में देखा गया है। हरियाणा और नेपाल पुलिस ने नेपाल के कई इलाकों में उसकी तलाश में छापे भी मारे, लेकिन हनीप्रीत नहीं मिली। सूत्रों के मुताबिक नेपाल में हनीप्रीत के साथ 3 गाड़ियों का काफिला भी था। जब तक पुलिस की टीम हनीप्रीत तक पहुंच पाती, वो पोखरा की तरफ भाग निकली। नेपाल पुलिस के मुताबिक हनीप्रीत नेपाल की पहाड़ियों में नेपाली परिवारों के साथ छिपने की कोशिश कर रही है और इसके लिए वो बार बार अपना हुलिया भी बदल रही है। खबर है कि उसकी तलाश के लिए पुलिस ने 10 टीमें बनाई हैं। दरअसल राम रहीम की गिरफ्तारी के बाद से ही हनीप्रीत की जोर शोर से तलाश हो रही है। हरियाणा पुलिस ने देश के कई इलाकों में छापे मारे, लेकिन हनीप्रीत का सुराग नहीं मिला। हाल ही में जारी हरियाणा पुलिस की मोस्ट वांटेड की लिस्ट में भी हनीप्रीत का नाम रखा गया था। उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस पहले से ही जारी है। ऐसे में उसके नेपाल में देखे जाने की खबर ने हरियाणा पुलिस की उम्मीद बढ़ा दी है। नेपाल पुलिस के साथ मिलकर अब वो नेपाल में हनीप्रीत को खोजने में जुटी है। पुलिस नेपाल भागने में हनीप्रीत की मदद करने वाले शख्स को भी तलाश रही है। इस बीच राम रहीम के राजदार हनीप्रीत के खिलाफ पंचकूला में केस दर्ज किया गया है। हनीप्रीत पर हिंसा
और दंगे भड़काने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। टीम न्यूज़ नेशन। और हिंदुस्तान में रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों पर पाकिस्तान नापाक नजरें गड़ाए बैठा है। रोहिंग्या के बहाने जैश के सरगना मसूद अजहर ने दहशतगर्दी फैलाने के अपने नापाक इरादे जाहिर कर दिए। तो आइए आपको भी बताते हैं क्या है उस दहशतगर्द के नापाक इरादे। रोहिंग्या मुसलमानों के समर्थन में खुलकर उतर आया है आतंकी मसूद अजहर। जैश सरगना मौलाना मसूद अजहर ने म्यांमार से बेदखल किए गए रोहिंग्या मुसलमानों की हालत पर घड़ियाली आंसू बहाए और कहा कि मुस्लिमों को एकजुट होकर अब कुछ करना होगा। जैश की एक रैली में मसूद ने और जहर उगला और अमेरिका के दुश्मन नंबर 1 ओसामा बिन लादेन को शेर कहा। दुनिया के सभी मुस्लिमों को एक साथ आना चाहिए, हमें जल्द ही कुछ करना चाहिए। ओसामा बिन लादेन एक शेर था जो लोगों की मदद के लिए आगे आया। बिन लादेन एक बहादुर और निडर इंसान था जिसने दुनिया के साम्राज्यवाद को चुनौती दी। वहीं विराथू सिर्फ निहत्थे लोगों पर जुर्म कर रहा है। मसूद का बयान दहशतगर्दी फैलाने का इशारा है। रोहिंग्या के बहाने उसके मंसूबे आतंकवाद के जाल को फैलाना है। इससे पहले जमातुद दावा का सरगना हाफिज सईद भी भड़काऊ बयान देता आया है। पाकिस्तान के दहशतगर्द रोहिंग्या के युवाओं को आतंकी बनाने की फिराक में हैं और अब इस साजिश की परतें खुलने लगी हैं। देश में जहां रोहिंग्या शरणार्थियों को लेकर सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं, वहीं जांच एजेंसियां इस कोशिश में लगी हैं कि किसी भी तरह आईएसआई और लश्कर अपने इस प्लान में सफल ना हो सके जिसमें वो रोहिंग्या का इस्तेमाल आतंकियों के तौर पर करना चाहता है। खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर है कि पाकिस्तान में आतंकी संगठन लश्कर तैयबा को रोहिंग्या मुसलमानों की युवा पीढ़ी को गुमराह करके अपने संगठन में भर्ती करने की जिम्मेदारी दी गई है। कुछ दिनों पहले ही लश्कर के 2 ऑपरेटिव शाहिद महमूद और नदीम अवान बांग्लादेश बॉर्डर पर गए थे ताकि रोहिंग्या मुस्लिमों को आतंकी ट्रेनिंग देकर उनका इस्तेमाल किया जा सके। वहीं पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन फुजी-ए का सरगना अब्दुल कद्दूस बर्मी भी रोहिंग्या मूल का है और उसके आतंकी हाफिज सईद से करीबी रिश्ते हैं। इन लोगों का रेडिकलाइजेशन पहले से ही हो चुका है। ये बांग्लादेश में रेडिकलाइज करके यहाँ पर भेजे गए हैं। ये एक बहुत बड़ी साजिश है आईएसआई की, पाकिस्तान के आईएसआई की, जिसके तहत इनको हिंदुस्तान के अंदर बसाया जा रहा है। इससे पहले दिल्ली में पकड़े गए अलकायदा के आतंकी शमीउर रहमान ने खुलासा किया कि कैसे उसे प्लान रोहिंग्या के तहत भारत भेजा गया। आतंकी शमीउर रहमान ब्रिटिश नागरिक है जो अलकायदा का एक्टिव आतंकी है। हिंदुस्तान में इस आतंकी का मकसद रोहिंग्या मुसलमानों को आतंकी नेटवर्क में शामिल करना था और म्यांमार में सेना से लड़ने के लिए आतंकी तैयार करने की जिम्मेदारी भी इसके पास थी। साफ है, रोहिंग्या मुस्लिमों को सरहद पार बैठे आतंक के आका अपने खूनी मंसूबों का मोहरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। शायद यही वजह है कि सरकार रोहिंग्या शरणार्थियों के देश में रहने का विरोध कर रही है। दिल्ली से धीरेन्द्र पुंडीर के साथ टीम न्यूज़ नेशन। डॉग इंसान का सबसे वफादार दोस्त है, ये बात हम सब जानते हैं, जो मुसीबत में भी साथ नहीं छोड़ता। लेकिन बेंगलुरु में इंसान का यही दोस्त हमें कैसे ट्रैफिक रूल्स सिखा रहा है, देखिए जरा। कभी भौंकता, कभी हेलमेट लाता, ये हेलमेट वाला डॉगी है। चौंकिए मत, बेंगलुरु की सड़क पर अगर ये डॉगी आप पर गुर्राता या भौंकता मिले तो डरिए नहीं। अपनी गलती मान लीजिए कि अपने 2 व्हीलर को आप बिना हेलमेट के ड्राइव कर रहे हैं। जी हाँ, ये हनी है जो आपको याद दिला रहा है कि आपकी जान खतरे में है और आपने हेलमेट नहीं पहना है। और अपने डॉगी हनी को विश्वनाथ ने खास तौर पर इसके लिए ट्रेंड करवाया है। ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ದಿನ ಹೋಗಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಹಿಡಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಮೊನ್ನೆ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಹೋದಾಗೂ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಓವರ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಸ್ಕಿಡ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆನೇ ಬಿದ್ದವ್ರೆ. ಅದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಸ್ಪಾಟಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಯಾರೂ ಕೇರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂದರೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಮೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು. ಹಂಗಾಗಿ ಅದೊಂದು ಥಾಟ್ ಇತ್ತು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೇನೇನ್ ಗುರುಕುಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ರಿಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಒನ್ ಲೈಫ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ತೆಗೆದಿದೆ ಸರ್। विश्वनाथ ने हनी के साथ मिलकर हेलमेट पहनने के लिए जागरूकता अभियान चलाने का फैसला किया और फिर हनी को इसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग भी दिलवाई। और अब हनी सड़क पर बिना हेलमेट किसी भी 2 व्हीलर चलाने वाले को याद दिलाना नहीं भूलता। I really feel great that he's trained so well that he's giving the helmet and saving my life actually. So I'm very proud of him.
Yeah, of course I will. Yeah. साल 2016 में देश में हर रोज हादसों में 28 बाइक सवारों की मौत हेलमेट ना पहनने की वजह से हुई। और टू व्हीलर चलाते वक्त हेलमेट ना पहनना अपनी जान से खिलवाड़ है, ये हम सब जानते तो हैं, पर सवाल ये है कि मानेंगे कब। ट्रैफिक नियम तो इस शहर और इस देश में कई सदियों से है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसका पालन नहीं करते हैं। ऐसे में विश्वदास ने हनी के जरिए लोगों को एहसास दिलाने की कोशिश की है कि ट्रैफिक नियमों का पालन करना इंसान के लिए कितना ज़रूरी है। वीडियो जर्नलिस्ट मधु के साथ यासर मुश्ताक, न्यूज़ नेशन, बेंगलुरु।